आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूँ। देखिए, आज का फिर एक बार विषय मेरा ये है, एसआईआर को लेकर है। आज हम देख रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से एसआईआर को लेकर सत्ताधारी पार्टी और विरोधी पक्ष में किस तरह से एक झड़पें चल रही हैं, एक दूसरे पे आरोप लग रहे हैं, समाचार पत्रों में बड़ी बड़ी खबरें, न्यूज़ छाए हो रही हैं और बहुत सी बात हो रही है। और ख़ासकर देश के जो बड़े बड़े मुसलमान नेता हैं, अलग अलग पार्टियों के हैं, कुछ हमारे इस्लामी संगठन भी है, कुछ सामाजिक संगठन के लोग भी हैं, कहीं ना कहीं वो भी इसके ऊपर अपने अपने अंदाज से अपनी अपनी राय पेश कर रहे हैं, विरोध जो है तो दर्शा रहे हैं। ये बहुत सी बातें हो रही हैं, लेकिन इसी बीच में मैं एक बात, हमारे तमाम देश के जो बड़े ज़िम्मेदारान हैं, सियासी जो पार्टी के ज़िम्मेदारान हैं, पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग पार्टी से वाबस्ता लीडरान हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, सामाजिक संगठन के ज़िम्मेदारान हैं, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह चारों पाँच इस्लामी जो तंजीमें हैं जो इस मसले पर बहुत ही अच्छे अंदाज से जो है तो लीड कर रहे हैं। एक हम समझते हैं कि पूरे 25 करोड़ मुसलमानों की बेबाक और साफ़ सुथरी तर्जुमानी कर रहे हैं। इसी बीच में सिर्फ एक बात जो मेरे जहन में आ रही है, एक आम नागरिक होने के नाते और उम्मत मुस्लिमा के दरमियान से होने के नाते एक बात मैं गोश गुजार कराना चाहता हूँ। हालांकि ये ऐसी बात नहीं है कि भाई मैं आपको राय दे रहा हूँ, लेकिन एक बात जहन में खटक रही है। एक बात सीधी सी बात है, मैं आपको सामने एक बहुत साधारण से आपको एक मैं मिसाल देने की कोशिश करूँगा कि भाई अगर हम चार लोग अगर बैठे हुए हैं और किसी का अगर मोबाइल चोरी हो गया, और हम चार लोग बैठे हैं, किसी का मोबाइल चोरी हो गया, समझो अपने तरफ चले गए, तो जहन में क्या आता है कि भाई हम तो चार ही लोग बैठे थे, पाँचों बंदा तो कोई आया नहीं था, फिर मोबाइल कहाँ गया, ये किसने चुरा लिया। ये एक नेचुरली बात है, एक शक शुबा होता है कि मजाक से या सच में कि हमारे दोस्त ने चोरी तो नहीं कर लिया। एक बात होती है, या अगर उस टाइम अगर सब सामने रहे और किसने बोला कि भाई मेरी चीज़ चोरी हो गई, तो आमतौर से क्या होता है कि भाई अपने पास नहीं है, तुमने तो मजाक समझेंगे, भाई मैंने ले लिया, मेरी झड़ती ले ले भाई। ऐसा एक नेचुरल बात होती है, देखो उम्मीमी तौर से। तो बस इसी अंदाज से जो है तो इस मसले को भी हमें निपटने की ज़रूरत है। आज जो अखबार में बात छप रही है, जो पार्लियामेंट में बात आ रही है, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी और जो अन्य नेता हैं, वो जो एंगल से बात कर रहे हैं, पहला एंगल ये है कि देश में जो हर 5 साल में 10 साल में जो है तो वोटर लाइब्रेरी को चेक किया जाता है, कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग ट्रांसफ़र हो जाते हैं, या बहुत से लोग 18 साल के हो जाते हैं, उनके नए नाम आते हैं। उस वोटर लिस्ट को जो है तो बहुत तरतीब से सजाया जाता है, उसको तरतीब दिया जाता है, ताकि आने वाले जो इलेक्शन में कोई परेशानी ना हो, कोई दुश्वारी ना हो। ये इलेक्शन कमीशन का, निवडणूक अधिकारी का अपना एक अधिकार होता है, और ये प्रक्रिया कई सालों से चल रही है। ये प्रक्रिया बिल्कुल नवी नहीं, लेकिन इस बार जो एसआईआर हो रहा है, इस बार जो मतलब वोटर लिस्ट चेक हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बहुत से जो लोग हैं, उनका ये आरोप है, यह एक उनका नज़रिया है कि भाई इस वोटर लिस्ट के अंदर कुछ बहुत लाखों, देश लेवल पे लाखों बोगस नाम आ गए हैं। कुछ मुट्ठी भर ताकतें कहिए या कुछ फ़िरकापरस्त सहन के लोग कहिए, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत के तमाम राज्यों में, तमाम ज़िलों में जहाँ मुसलमानों के बहुमूल्य इलाके हैं, वहाँ पर बड़ी संख्या में घुसपैठियों ने, यानी ख़ासकर बांग्लादेशियों ने अपने नाम दर्ज करा लिए हैं। और नाम दर्ज ही नहीं कराए, बल्कि उन्होंने नकली जो है तो राशन कार्ड बना लिए हैं, आधार कार्ड बना लिए हैं, वोटर आईडी बना लिए हैं, यहाँ तक कि आरोप लगे कि पासपोर्ट बना लिए हैं। ऐसे बहुत से तरह की बातें निकल के आ रही हैं। खैर, वो जांच का विषय है, कानूनी एजेंसी उसके ऊपर अपनी निगाहें बनी हुई है और वो अपना काम कर रही हैं, क्योंकि ये मामला देश की सालीम में से जुड़ा हुआ है। अब इस वीडियो के ज़रिए मैं जो पैगाम देना चाहता हूँ, या एक मशवरतन जो बात रखना चाहता हूँ, वो ये है कि इसके ऊपर ज़्यादा हंगामा ना करते हुए, बल्कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और मतलब केंद्र सरकार को हम ये बोले कि ठीक है, आप अभियान चलाइए एसआईआर का, पूरे देश में चलाइए, पूरे राज्यों में चलाइए, पूरे ज़िलों में चलाइए, पूरे ताल्लुका प्लेस पे चलाइए, पूरे ग्रामीण भाग में चलाइए, छोटी मोटी बस्तियों में चलाइए, या फिर हम महानगर पालिका के जो नगर पालिका वार्ड होते हैं वहाँ चलाइए, या ग्राम पर चलाइए, बिल्कुल चलाइए। लेकिन एक ऐसा कोई निज़ाम देने की तरतीब की ज़रूरत है, क्योंकि आरोप क्या लग रहे हैं कि इसके अंदर बोगस वोट है। अब सवाल ये है कि आज जो मुसलमान है, भारत के हैं, जो मूल निवासी है, जो यहाँ के सच में जो भारतीय लोग हैं,
तो उनको इतना डरने बिचकने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ जोग्राफियाई बात, कुछ टेक्निकल बात, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और यहाँ पर हमारी एक बड़ी आबादी जो है तो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, जो खेती बाड़ी कारोबार से वाबस्ता है। और जाहिर सी बात है वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग नदियों के किनारे रहते हैं वहाँ सैलाब आ जाते हैं, उनके मतलब बहुत सी चीज़ें बह जाती हैं, उनके घर बह जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक बात है कि वो जब कुछ झोपड़ी मतलब नदी किनारे कोई बस्ती है, जैसा हम देखते हैं सैलाब आते हैं तो वहाँ पर जो है तो सैकड़ों की संख्या में घर डूब जाते हैं, उनके सामान बह जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब सामान बह के जा रहे हैं तो उसके अंदर वो उनकी जो दस्तावेज़ है, कुछ खेती के, कुछ बाड़ी के, कुछ रजिस्ट्री के, कुछ पीआर कार्ड के या कोई उनके आधार कार्ड के, तो जाहिर सी बात है उसमें स्कूल की टीसी है या उनको जो भी सरकारी दस्तावेज़ है वो बह जाते हैं। लेकिन हमें दूसरी तरफ ये भी गौर करने वाली बात है कि मान लीजिए एक गऊ है, मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। एक गऊ है और वहाँ पर समझो मुसलमानों की एक बड़ी आबादी रहती है और वहाँ सैलाब आ गया, लेकिन वो सब सामान बह गया। अब वहाँ के लोग बोले कि हमारा सब सामान बह गया, हमारा बताने कुछ नहीं है, तो ठीक है। लेकिन जो इलेक्शन की यादी होती है, जब चुनाव आते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोगों ने वोट दिया होगा, चाहे किसी को भी दिया होगा, लेकिन दिया होगा तो उनके नाम वोटर लिस्ट में रहते हैं। आधार कार्ड बनाया है तो आधार की आईडी पे उनका नाम रहता है। हमारे पास मस्टरी है एडवांस में, जो थंब लगाते हैं, अगर देख के हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि हम चेक कर सकते हैं, वो सरकार उसको बराबर अच्छे से हैंडल कर सकती है। ये एक तरीका है। अगर उनके नाम पे अगर खुद खेती बाड़ी थी, जो भी थी, छोटा मोटा घर था, तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत में या फिर तहसील ऑफिस में उसका रिकॉर्ड रहता है। ऐसा नहीं है कि अब सब बह के चलेगा तो मतलब ऑफिस भी बह के चलेंगे या रिकॉर्ड भी बह के चलेगा, ऐसा नहीं होता। वो कहीं ना कहीं बात पकड़ में आती है। सवाल सिर्फ ये है, ये जो इस तरह की जो मुसलमानों की जो बड़ी आबादी है, जो इस तरह के मतलब एक टेक्निकल मामला से दो चार है, परेशानी से जूझ रहे हैं, या उनके दिल में खदशा है, या फिर कि हम भाई हमारे पास तो बह गया था या गुम गया था, तो क्या है, तो इसके अंदर ऐसे लोग अगर इंडिया लेवल पे देखा जाए तो जाहिर सी बात है लाखों में निकल लेंगे, ये करोड़ों में भी हो सकते हैं। कोई हैरानगी की बात नहीं, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है। तो इसके अंदर जो है तो जितनी भी हमारे जितने संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, कुछ इस्लामी हमारी तंजीमें, जमातें अल्हम्दुलिल्लाह, और जितनी भी मुल्कियत सतह के छोटे बड़े मुसलमान के लीडर हैं, अब ये आपकी जवाबदारी है। अब इसमें आपको खाली बयान नहीं देना है, अब इसके अंदर आपको 3 चीज़ करना है। जान भी लगाना है, माल भी लगाना है और वक्त भी लगाना है। जुमले पर गौर कीजिए, आपको 3 चीज़ करना है, जान भी लगाना है, माल भी लगाना है और वक्त भी लगाना है। अब जान बोले तो यानी जो आप जस्तजू करेंगे, संघर्ष करेंगे। वक्त बोले तो आपको स्पेशल वक्त देना पड़ेगा, अपने कारोबार को आगे पीछे करना पड़ेगा, आपको अपनी नींद चैन हराम करना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, उसके लिए अगर जो भागदौड़ होती है तो उसके लिए पैसा लगता है। मान लीजिए आपके गांव में सर्वे को जा रहे हैं और वो गांव आपके क्षेत्र से अगर 100 किलोमीटर दूर आता है और आपके 2-4 मतलब कार्यकर्ता कहिए या अधिकारी कहिए, वो गाड़ा अगर गाँव में जा रही हैं एक रहनुमाई के लिए, मशवरे के लिए, जांच के लिए, झूठ क्या है सच क्या है, तो जाहिर सी बात है फिर वहाँ आपको दिन भर रहना पड़ेगा। और दिन भर रहना पड़ेगा तो आपको 2 कार में जाना पड़ेगा, उसके अंदर पेट्रोल लगेगा, उसके अंदर डीजल लगेगा, उसके अंदर ड्राइवर को तनख्वाह देना पड़ेगी, रास्ते में आपको होटल में खाना पड़ेगा। यानी आपको जो है तो अपनी मसरूफियत, जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट काम रहते हैं, घरेलू घर के बोलो, कुछ मतलब रहते हैं निजी ज़िंदगी कुछ काम जो रहते हैं इंसान की, जो उनका वक्त रहता है, वो वक्त आपको कुर्बान करना पड़ेगा। ये 3 चीज़ आपको देना पड़ेगा और उनकी रहनुमाई करके उनके कागज़ पत्तर में टेक्निकल मजबूरी क्या है वो तमाम समझ के जो है तो आपको वहाँ के स्तर के जो ज़िला इंतज़ामिया है उनसे आपको रहनुमाई करना पड़ेगी। तो ये मामला खुद ब खुद सॉल्व हो जाता। ये मामला सिर्फ इतना है कि परेशानियाँ भागदौड़ की बढ़ जाएंगी, भागम दौड़ की परेशानी होंगी, मतलब दस्तावेज़ को मतलब निकालना, ये करना, उसके लिए वक्त लगेगा, उसके लिए आपको एप्लीकेशन देना पड़ेंगी, उसके लिए आपको ज़िला इंतज़ामिया से मौसर और बहुत मेयारी अंदाज से, बेहतर अंदाज से नुमाइंदगी करना पड़ेंगी। ये काम करने की ज़रूरत है। अब इस वक्त देश में क्या चल रहा है, जो हम पेपर में देख रहे हैं, जो टीवी पे देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जो नेशनल मीडिया पे देख रहे हैं, तो उसके अंदर साफ मुसलमान के बड़े जो जिम्मेदार हैं वो कह रहे हैं कि भाई ISIR, बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई ISIR नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ISIR के ज़रिए जो है तो मुसलमानों को वोटर लिस्ट से निकालने की जो है तो बड़े पैमाने पर जो है तो एक साजिश चल रही है, एक तैयारी चल रही है। बहुत से लोग ये मतलब इस तरह का आरोप लगा रहे हैं और सरकार ये बोल रही है कि हम जो है तो वोटर लिस्ट के अंदर जो बोगस है या जो घुसपैठिया लोग अगर घुस गए होंगे, उनके नाम अगर वोटर लिस्ट में होंगे तो हम उनको छांटने का काम कर रहे हैं, उनको हम निकालने का काम कर रहे हैं। सरकार का अपना नज़रिया एक देश हित के हिसाब से बिल्कुल सही है,
लेकिन अब मुसलमान चूँकि यहाँ के ये पूरी बला मुसलमानों पे आ रही है, तो जाहिर सी बात है मुसलमान का परेशान होना, बेचैन हो जाना एक फितरी अमल है, कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल ये है कि जब यहाँ के जो रहवासी, जब मूलभूत निवासी है, जब यहाँ के रहने वाले हैं, तो उनका 99% रिकॉर्ड मिलता, 1% की गुंजाइश है, 1%। वो 1% भी कौन से, जो यूँ समझ लीजिए कि जो लावारिस टाइप में, जैसा फुटपाथ पे पैदा हो गए हैं, रहते ना कुछ घटनाएं घड़ी आती हैं, किसी ने लावारिस बच्चा फेंक दिया लाके, और वो मतलब कुछ किसी ने पाल लिया या कुछ हो गया, ये ऐसे टेक्निकल, ये परसेंटेज 1% है, 1% से भी कम हो सकता है, ये बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं, लेकिन 99% मिलता। लेकिन इसके लिए क्या है, अब वो गरीब मुसलमान रहेंगे, हाथ मजदूर रहेंगे, तब वो उनको भागदौड़ करना बहुत मुश्किल रहेगा। अगर भागदौड़ करेंगे तो दिनों लग जाएंगे, अब दिनों लग जाएंगे तो घर में खाएंगे क्या, बाल बच्चे को पालेंगे कैसे। अरे भैया, अगर मैं एग्जांपल दे रहा, अगर मैं हूँ, अगर मेरे दस्तावेज मान लीजिए मेरे बाप दादा के, मैं रहता समझो इस वक्त मैं एग्जांपल दे रहा है, मैं औरंगाबाद में, हाँ, और मेरे समझो मतलब बाप दादा रहते नांदेड़ में। अब हम पेट भरने को यहाँ आ गए थे 20-30 साल पहले, अब हमारे दादा भी मर गए, बाप भी मर गए, सब हो गए, कुछ प्रॉपर्टी थी वो भी बिक गई, थोड़ा बहुत जो हिस्से के पैसे आए होंगे, थोड़ा बहुत जैसा जो भी हमने यहाँ पर छोटा मोटा मतलब कई उस ज़माने के हिसाब से पड़ेगा बोलो, हरसुल बोलो, इधर बोलो, जहांगीर कॉलोनी बोलो, यहाँ पर छोटा मोटा प्लाट ले लिए, कच्चा मक्का मकान बना लिए, और यहीं पर बस गए, यहीं बच्चे पैदा हुए, यहीं छोटे बड़े हुए, यहीं स्कूलों में पढ़े, यहीं बस गए। अब मेरे को अगर बोलेंगे कि भाई तुम्हारे बाप दादा को लाओ, तब जाहिर सी बात है कि फिर मेरे को नांदेड़ जाना पड़ेगा, नांदेड़ जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो है, जैसा मेरा बोलना ये है कि साहब हमारे दादा का खेत था, हमारे दादा का मकान था, हमारे दादी का मकान था, हमारे फुप्पू का मकान था, या आज भी है, हमारे फुप्पू रहते, तो जाहिर सी बात रिकॉर्ड मिलेंगे ना, वो रिकॉर्ड मिलेंगे, वो रिकॉर्ड के भाग के थोड़ी जा रहा। मसला ये आ रहा कि फिर मैं ठहरा गरीब आदमी, मैं ठहरा गरीब आदमी, अब मैं अगर चक्रा मारूंगा तो जाहिर सी मेरे 10-15 दिन निकल जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि लाख मेरा घर जाती भी है, छोटा मोटा कैसा भी है, लेकिन मेरे बच्चे छोटे छोटे खाने वाले हैं, 10-12 साल की समझो एग्जाम्पल में दे रहा। तो अब जाहिर सी बात है कि फिर मैं जब सुबह जा रहा और शाम में ला के खा रहा, तो फिर मैंने 10-12 चक्कर नांदेड़ कैसे मारना। अब किराया क्या है बस का, रेल का, फिर वहाँ पर रिश्तेदार ने कोई ठहरने को जगह दी, ठीक, नहीं तो फिर कोई लाज में रुक जा रहे, या दूर नज़दीक के रिश्तेदार में रुक जा रहे, या फिर होटल में खा ले रहे। अब होटल में खाने को जाओ तो 200-300 रुपये लगते एक टाइम को। ये ओरिजिनल बातें हैं। तो ये केस को आप ये केस लाखों की तादाद में निकलेंगे मुल्क की सतह पर, तो इसको आप हैंडल कैसे करेंगे, ये सवाल मैं हमारे तमाम बड़ों के सामने रख रहा हूँ और बड़े अदब एहतराम के साथ रख रहा हूँ। इसको हल्के मत लीजिए, इसको ये मत कीजिए कि यार ये आदमी एक बड़ा अजीब ख्याल पेश कर रहा है या बनावटी कुछ बात पेश कर रहा है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। अब जैसा मैं हूँ, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा, लेकिन ये एग्जाम्पल एकदम सच्चा है क्योंकि मैं अपना खुद का दे रहा। अब हमारे बाप दादा बुल्ढाने के रहते थे, विदर्भा, सिल्लोड़ के आगे जो है ना, गोवर्धन के आगे देखो, मतलब बुल्ढाना ज़िला, बुल्ढाना ज़िले के अंदर एक देवल घाट बोल के गाँव है जो आज भी है। अब मेरे वालिद साहब की पैदाइश वहाँ की है, मेरे दादा वहाँ रहते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद ने जो तो पहली से चौथी तक वहाँ पढ़े हुए हैं, देवल घाट के गाँव पढ़े हुए, उनकी टीसी मैंने निकाल के ला लिया। यहाँ तक कि ग्राम पंचायत में उनका एक वंशावली बोल के एक पुराने कुछ दस्तावेज थे, वो मैंने पूरे निकाल के लाया, मैंने खुद लाया, मैं मेरा बता रहा, मेरे पास मौजूद भी है। अब सवाल ये है कि जब मैं गया था बुल्ढाने को, देवल घाट को, ये बहुत पुरानी बात बता रहा मैं आपको, 7-8 साल। अब तो खैर मेरे थोड़े बहुत हालात ठीक है, पहले से इतने बुरे हाल थे कि पूछने की बात नहीं। यानी मेरी भी कंडीशन थी कि रोज़ लाओ रोज़ खाओ, यानी ये हालत होती थी कि भाई घर गृहस्थी में अगर कुछ तंगी का मसला आया तो किसी दो साहबाब से 1500 उधार लेना पड़ते थे और बाद में उसको फिर भी दिया करते थे। यानी मैं भी इस हालात से गुजरा। अब ऐसे हालात में बुल्ढाना जाना, मेरा घर किराए का, वहाँ जाना, वहाँ 2-3 दिन रुकना, दूर के नज़दीक रिश्तेदार में रुकना। अब जाहिर सी बात है जो रिश्तेदार के वहाँ जा रहे वो भी गरीब, अपने सोचते हुए उनकी बोझ पे कहीं को बनना, तो जाहिर सी बात है कुछ बाहर होटल में खा ले रहे, सिर्फ रात का ठिकाना बस मुंडी छुपाने की जगह मिली, रोज़ जा रहे। फिर वहाँ पर मैंने 3 दिन तहसील में निकाला, फिर देवल घाट से बुल्ढाना जाना, फिर रिक्शे में जाना, उस टाइम लगते थे जो है तो 17 रुपये, मतलब 20 पकड़ लो, 20 जाने के 20 आने के। फिर एजेंट को झेल रहे, अरे बाबा वो हमारा पुराना रिकॉर्ड ही है। फिर एजेंट बोल रहा, अरे रे तुम्हारा अब्बा यहाँ रहते थे, ठीक है वो देखना पड़ेगा, बहुत पुराना रिकॉर्ड है वो। फिर तुम ऐसा करो, मैं अगले हफ्ते में आऊँ। फिर अगले हफ्ते में क्या करता, फिर औरंगाबाद आ गया, फिर औरंगाबाद से बुल्ढाना, फिर ऐसे। तो बोलने का मतलब क्या है कि मैंने एक संघर्ष करा, मैं बेदार था,
एक समझदार था, मुझे कागज़ पत्तर की अहमियत मालूम है, तो हमने भूख से, प्यास से, दोस्त से उधार ले पुधार ले करके हमने कर लिए। लेकिन जो लोग इस काबिल भी नहीं हैं कि वो अपने वतन को जाके ला नहीं सकते, तो मेरा सवाल ये है कि हमारी जो तंजीमें हैं, इस्लामी तंजीमें हैं, या जो तमाम सियासी पार्टी से वाबस्ता छोटे बड़े लीडरान हैं, आप ऐसे मुसलमानों की मदद कैसे करेंगे? ये लाहेमल बनाने की ज़रूरत है। इसके ऊपर आपको सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार तो खुला बोली ना, हम जो बोगस नाम है, जो डुप्लीकेट नाम है, जो घुसपैठिया नाम है, हम उसको निकाल बाहर कर रहे हैं। अब तुम सरकार को ऐसा बोल सकते कि पार्लियामेंट में या बाहर प्रेस से कि नहीं नहीं घुसपैठियों को बाहर नहीं निकालना। पहले तुम्हारे पे आरोप लग रहे, इन मुसलमानों पे आरोप लग रहे कि भाई इन्होंने बांग्लादेशियों को अंदर शरण देने का काम किया है, उनको बोगस का कागज़ पत्र बनाने में मुकामी मुसलमानों का हाथ है। ऐसे कुछ फ़िरका परस्त नज़रियात के रखने वाले कुछ लोग जो आरोप लगा रहे हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा ना। जैसा मैं खुले ढंग के शर्ट पड़ा कि साहब मेरे पूर्वज यहाँ की थे, हमारे बाप दादा के नाम यहाँ गड़ी हुई है, ये हमारे कागज़ है। तो 99% सबका ऐसा है। लेकिन सवाल क्या है कि बहुत से रिकॉर्ड तहसीलों में है, बहुत से रिकॉर्ड स्कूलों में है, बहुत से रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में है, बहुत से रिकॉर्ड जो भी है मतलब महानगर पालिकाओं में है, या जो जैसा भी रहता। तो ये रिकॉर्ड को जो मेंटेन करना ये बहुत तकलीफ़देह बात है। तो इसके वास्ते हम एक क्या लाहेमल तैयार कर सकते हैं भाई? ऐसे मुसलमानों की जो रियलिटी में जो है तो यहाँ के मूलभूत निवासी है, यानी पक्के भारतीय है। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता, ये एग्जाम्पल भी है और एकदम खरी बात है कि भाई फ़र्ज़ करो मैं हूँ, अब मैं यूपी से यहाँ पर आया, आके मेरे को समझे 20 साल हो गए, मेरी उम्र से 55 साल है। अब यहाँ आया भाई, इंडस्ट्री है, मतलब MIDC है, चिकाठाना है, वालूज है भाई, क्योंकि यहाँ पर यूपी बिहार के काफ़ी लोग बसे हुए आज भी है, ऐसा नहीं है। अब मैं आ गया, मुझे यहाँ का माहौल अच्छा लगा, चलो भाई यहाँ रोज़गार मिल गया, कंपनी में परमानेंट भी होगा। फिर हमने क्या करे, चलो भाई अब क्या करते हैं, यूपी में तो कुछ काम नहीं मिला, भूखे मरने की नौबत आ रही, चलो यहीं से अपना आ जाते हैं। अब फ़र्ज़ करो मैंने वहाँ पर आ गया, अब वहाँ पर फ़र्ज़ करो मेरे को प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन बाप दादाओं की थी, क्या थी, पुरानी बातें है वो। आ गए, औरत बच्चे को भी ला लिए, यहाँ ला लिए, अब यहाँ ला लिए, यहीं स्कूलों में डाल दिए, 20 साल निकालिए। जो बच्चा जब वहाँ से आए थे यूपी से समझो तो 2 साल की बच्ची थी या बच्चा था, आज बच्चा जवान हो गया, या बच्चे की शादी भी हो गई, यहाँ पर छोटा मोटा घर लिए या समझो किराए के लिए, यहाँ आके बस गए, यहीं आप वोटर ID बना लिए, मतलब इलेक्शन कार्ड बना लिए, आधार कार्ड बना लिए, सब मामला चढ़ा। अब मैं आया था समझो यूपी से, अब सवाल ये है, अब मैं यहाँ का पक्का वोटर बन गया, मेरा यहाँ का राशन कार्ड है, मेरा यहाँ का इलेक्शन कार्ड है, यहाँ का मेरा आधार कार्ड है, यहाँ का मेरा पैन कार्ड है, यहाँ का मेरा LIC है, या जो भी है। तो अब जाहिर सी बात है कि अब मेरे पास अगर मतलब जो BLO आएंगे या जो SIR के जो अधिकारी होंगे अब मेरे घर पर देंगे, तो जाहिर सी बात तो मैं तो ये बोलूँगा ना कि साहब मैं यूपी का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पर 20 साल पहले आ गया, मैं यहाँ का रहवासी बन गया। लेकिन फिर भी अगर मेरे से पूछा जाए कि भाई तुम्हारा यूपी से तुम आए थे, तुम यूपी में कौन से ज़िले में रहते थे या कौन से गाँव में रहते थे, वो तो गाँव तो मेरे को तो नाम बताना पड़ेगा और मैं बोलूँगा अभी। तो सवाल ये है कि आप जो मुसलमान के जितने लीडर हैं, क्योंकि हमारे इस्लामी तंजीम जमातें माशाल्लाह ये रिलीफ का काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये सियासत को मतलब ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन जो ऐवानों में बैठे हुए मुसलमान के अलग अलग पार्टी को वाबस्ता है, तो ये हमको एक ऐसा कुछ कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा कि जैसे मैंने आप एग्जांपल दे रहा ना कि मैं बोला भाई मैं यूपी में रहता था, मैं 20 साल पहले यहाँ पर आ गया था, तो ऐसा कुछ सरकारी कोई यंत्रणा ऐसी बनाना पड़ेंगी कि भाई यहाँ के अधिकारियों ने, यहाँ के जो ज़िला अधिकारी है, जो भी पुलिस कमिश्नर का विभाग है, कि यहाँ से उन्होंने वहाँ पर जो है तो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन मंगाना, मेरा आधार कार्ड डालना, मेरी फ़ोटो डालना। फ़र्ज़ करो मैं जो गांव में रहता था, तब जाहिर सी बात है मैं तो बोलूँगा ना कि मेरे टाइम जो है तो वो आमदार थे, मेरे टाइम वो खासदार थे, हम ये रहते थे, या मेरे बाजू कोई हिंदू अगर वहाँ का मेरा दोस्त है, ये है वो है, ये रहेंगे ना। जहाँ मैं रहता था तो जाहिर सी बात है वहाँ के मेरे 10-20 लोग तो पहचानते होंगे ना। ऐसा नहीं होगा कि मैं छोड़ के आ गया तो मेरे को पहचानेंगे नहीं, तो वहाँ के खुद बोलते रहो भाई वो अंसर नाम का बच्चा था बेचारा, वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में चले गया, उसको अच्छा चल रहा, वहाँ पर बस गया, उन्हें यूपी छोड़ दिया, बराबर है। तो रिपोर्ट मांगेंगे ना। अब सवाल ये है, अब इसमें 2 बातें हैं। अब ये सरकार का काम है कि निष्पक्ष रिपोर्ट मेरी मंगाना कि भाई ये बंदा ये बोल रहा है कि मैं 20 साल पहले यूपी में रहता था और मेरे बाप दादा वहाँ के थे। तब जाहिर सी बात है कि ठीक है मैं गरीब था, लेकिन चूँकि पहले मुग़ल कालीन का दौर था, जो स्टार्ट में जब भारत आज़ाद हुआ तो जाहिर थी मुसलमान कहीं ना कहीं मुस्तहकम थे, एकदम इतने गरीब नहीं थे, क्योंकि उस टाइम कहीं ना कहीं मतलब और पहले भोला भाला ज़माने में था, ईमानदारी के में था, मतलब आसानी से लोग ज़मीन खरीद भी लेते थे, घर भी खरीद लेते थे, जैसा भी था आसानियाँ थी। लोग उधारी में भी जो तो खेतें बेच दिया करते थे, घर बेच दिया करते थे, ये एक नेचुरल चीज़ है ये। तो इसमें क्या है कि वहाँ पर मेरे बाप का रिकॉर्ड मिलेगा, दादा का मिलेगा, कुछ तो मिलेगा,
तो होना ये चाहिए कि ऐसे कोई तरतीब बनना चाहिए कि वहाँ का अगर रिकॉर्ड, जैसा मेरा रिकॉर्ड अगर यूपी से मंगाया जा रहा, तो वहाँ की कोई एक ऐसी कमेटी बनना चाहिए जिसके अंदर प्रशासन के 2 आदमी, पुलिस प्रशासन के 2 आदमी, केंद्र सरकार के 2 आदमी और इस्लामी संगठन कहिए या इस मुसलमानों की तरफ से जो इसके ऊपर नज़र बनाए हुए उनकी तरफ से 2 आदमी, एक हर ज़िले के अंदर 12-13 लोगों की कमेटी गठन होना। अब जैसा मेरी रिपोर्ट जारी यूपी में कि भाई ये बंदा रियाद अंसारी बोला कि मैं यूपी में रहता था, तो वो जो मैं ज़िले का नाम बता रहा, गांव का नाम बता रहा, तो वो रिपोर्ट वहाँ के ज़िला अधिकारी के पास भी जाना, पुलिस कमिश्नर के पास जाना और जो 12 लोग कमेटी रहेंगे उनके पास भी जाना कि भाई ये बंदे का नाम आ रहा है और हम इसकी जांच कर रहे हैं। अब और ये एक जांच बना के जो भी तरीक़ेकार है, जैसा लोकशाही दरबार पड़ताल या फिर मोहल्ले में जाना और जाके जो है तो जैसा घर पे BLO आ रहे, ये सारे लोगों ने उनके घर तक पहुँचना, यानी मेरे कि भाई ये आदमी को पहचान दे क्या, तो वो लोग बोलते हाँ भाई पहचानते थे, इनके बाप दादा रहते थे, वो यहाँ रहते थे, उन्होंने घर मकान बेच दिए या उनका जो प्रॉपर्टी थी, तो जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी 7-12 मिलता। अब वो 7-12 मिलता बोलते तो अभी सरकार का भी काम है कि अपनी यंत्रणा को बढ़ाना, इसके अंदर जो है तो कार्य प्रणाली को और ज़्यादा अच्छा मौसर बनाने के वास्ते, जैसा अगर जहाँ 10 कारीगर 10 अगर काम कर रहे, अधिकारी काम कर रहे, तो वहाँ आपको 20-25 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लाखों लोगों का मसला है ना। यहाँ लीगल काम करने को मतलब हम यह देखते हैं कि सरकारी कर्मचारी कम है, बोझ बढ़ावा रहता, इसमें अधिकारी को गलती नहीं है, कर्मचारी को गलती नहीं है। जहाँ पर 10 कर्मचारी होना चाहिए वहाँ 4 कर्मचारी काम कर रहे, 6 कर्मचारी काम एडिशनल 4 कर्मचारी कर रहे, ये सच्चाई है, ये सरकार को पता है बात, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको सच में अगर भारत से घुसपैठिया आज़ाद कराना है तो आपको इस यंत्रणा पे काम करना पड़ेगा। और मुसलमानों की जो संगठन है उनके अंदर से एक ऐसा आदमी, देखो तुम्हारे सामने जांच हो रही, देखो लोग क्या गवाही दे रहे, और एक पंचनामा जैसा होता, कोई घटना का पंचनामा जैसा होता, पंचनामा करके और वहाँ के SDM के ज़रिए से या पुलिस कमिश्नर साहब के ज़रिए से यहाँ के पुलिस कमिश्नर को या फिर SDM को जो तो रिपोर्ट कि भाई ये बंदा ने जो बोला एकदम खरी है, अरे बिल्कुल भारत का हमारा मूल निवासी है, अब बाकी का क्या है तो आपके हिसाब से हैंडल कर लो। बस अपना मकसद क्या था, ये भारत का है या नहीं है। अब जो टेक्निकल बातें हैं तो उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब ये जो भंगड़ है, ये जो मैंने इतने आसानी से मतलब 5-6 मिनट में बोल दिया, ये इतना आसान काम नहीं है। तो मुसलमानों की तंजीमों को चाहिए कि सरकार के सामने ये मत बोलो ऐसा यार गलत हो रहा, ये नहीं होना चाहिए, मुसलमानों के ऊपर क्या कर रहे। अरे क्यों कर रहे बाबा, जब तुम यहाँ के रहवासी है, अरे भाई तुम्हारा कहने की सीधा मिला ना, एकदम आसमान थोड़ी पैदा हो रहे अपन, आसमान से आ रहे हो क्या? नहीं भाई वो बारिश का मौसम आ गया था तो अचानक गिर गए और छोटे बड़े हुए एक झाड़ के जैसा, ऐसा कुछ है क्या? अरे भाई फ़कीर भी होंगे, मांगने वाले भी होंगे, कैसे भी होंगे यार, कुछ ना कुछ रहता ना, लिंक पेपर रहता ना। मैंने कहा ना कि 1% की गुंजाइश है, जैसा लावारिस लोग, भाई माँ बाप मर गए, माँ बाप छोटेपन में मर गए, अब बच्चा जो है तो कोई पड़ोसी ने पाल लिया, वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, फिर उन्होंने होटल में काम कर लिया, इधर काम कर लिया, फिर उसकी शादी हो गई। अब ये टेक्निकल बात है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी टेक्निकल बात नहीं है। अब भाई को अगर बच्चा हेकश है तो वो तो बोलेंगे ना कि भाई मेरे को फला हमारे दूर के रिश्तेदार ने पाले, या फिर जो तो फला पड़ोसी ने पाले, आज मेरी उम्र 40 साल हो रही, तो वो तो पड़ोसी गवाही देंगे ना कि हाँ भाई ये बच्चा है, इसके माँ बाप मर गए तो उसको हमने पाले, एक इंसान नाते पाले। तो ये टेक्निकल बात है, तो वो भी एक तरह की शहादत होती ना कि चाहिए बंदा, मतलब ये बच्चा 40 साल से यहाँ पर था या है, ये बात की तस्दीक करता, ये टेक्निकल बात है। तो आप सरकार से, मैं जितनी भी इस्लामी तंजीम जमात है, आप सरकार को ऐसा बोलो कि तमाम भारत के अंदर स्टेट लेवल पर, ज़िला लेवल पर, तालुका लेवल पर, गांव सतह पर और यहाँ तक कि महानगर पालिका का वार्ड सतह पर एक ऐसा जॉइंट एक्शन कमेटी बनाया जाए जिसमें पुलिस के 2 अधिकारी, ज़िला कलेक्टर के 2 अधिकारी और उसके अलावा जो है तो जो पॉलिटिकल लोग, जो सियासी पार्टी से वाबस्ता जो लोग हैं, जैसा कोई आमदार है, कोई खासदार है या कोई ज़िला सदर है, रहता ना अलग अलग, जैसा कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है, यहाँ से यहाँ के जो मुसलमान पदाधिकारी है उनके 1-2 अधिकारी, और जो हमारे इस्लामी संगठन है इनके पास से जो पढ़े लिखे काबिल लोग, जो तो कानून के माहिर एक्सपर्ट, जो कानूनी नज़र पे मतलब बनाए रखे हुए, इधर से बना के 10-12 लोगों का बनता है। हर वार्ड सतह पे एक ऐसी एक्शन कमेटी बना लो, और वो कमेटी का काम ये है कि भाई जो वार्ड में अगर गड़बड़ निकल रही, भाई जैसा BLO बोले का साहब हमको तो शक है, ठीक है, BLO अपना काम करेंगे, BLO अपनी रिपोर्ट देंगे, वो अपने का दुरुस्त है, उस पर हमको कुछ बोलना नहीं है। लेकिन अब ये 12 कमेटी, उसके अंदर जो मुसलमान भी शामिल है, तो वो हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है, जिला कलेक्टर के अधिकारी है, वो साथ में आएंगे, और मुसलमान के जो संगठन के लोग हैं बोलो या पॉलिटिकल लोग हैं बोलो, वो उसके मकान पे जाएंगे
कि भाई तुम्हारा क्या बोलना है, तो वो तो चिल्ला पुकार करेंगे, अरे साहब मैं यहाँ का है वहाँ का है, वो साहब ने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, मैं ऐसा दिख रहा है वैसा दिख रहा है, ऐसी बातें नेचुरल होंगी। तो भाई उसको बिठा के तुम पूछो कि भाई तुम्हारा मसला क्या है। अब उन्हें बोला, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि भाई हमारे अब्बा जो है तो बिहार से आ गए थे, 20 साल पहले पेट भरने को आ गए थे, बिहार में गरीबी थी, यहाँ पर जैसे MIDC का एरिया है, यहाँ कंपनी में काम करते थे, हमारी पैदाइश यहीं की है, और हमारे अब्बा मर गए, अब हमको नहीं मालूम, हमारी पैदाइश नहीं है किसे, अब हमने कभी बिहार में कभी गए नहीं, और हमारे अब्बा ने 1-2 बार ले गए थे, हम ज़्यादा हम रिश्तेदार को पहचानते भी नहीं थे। अब ये टेक्निकल मसला अभी है, हालांकि बात हो रही, अब इसको कैसे हैंडल करेंगे। अब भाई ठीक है भाई, तुम्हारे अब्बा का जो भी होगा कुछ काला पीला कागज़ होगा ना, पहली पास दूसरी पास या वहाँ का कुछ होगा, तो बच्चे इतना तो बोलेंगे ना, हाँ हमारे वहाँ दादा रहते, हमारे 4 चाचा रहते, या फुप्पी रहते, फुप्पा रहते। उसका पूरा पंचनामा करके पूरा जो भी इंफॉर्मेशन वो बंदा दे रहा वो ऊपर लेके जो है तो बाज़ाब्ता फिर बिहार में जो भी गांव में रहता वहाँ भेजना। अब वहाँ पर जो जॉइंट एक्शन कमेटी बनी हुई है, तो वहाँ का जो पुलिस के डिपार्टमेंट है बोलो, जिला कलेक्टर लोग बोले, उन्होंने इस कमेटी को सूचित करना कि भाई महाराष्ट्र से, औरंगाबाद ज़िले से, छत्रपति संभाजी नगर से ये रिपोर्ट आई है, बिहार के अंदर 10 मुसलमान ये बता रहे हैं कि हमारे पूर्वज 20-30 साल पहले बिहार से पेट भरने आ गए थे और वो वहीं मर गए, लेकिन हमको ज़्यादा बिहार जाने का मौका नहीं मिला। ये रिपोर्ट आई है, चलिए हम इनकी जाँच करते हैं। और वो और जाहिर सी बात है वो पंचनामे में भी पढ़ेंगे, उनके बाप का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, या फुप्पी का नाम क्या है, या पड़ोस को तुम किसको पहचानते, तुम्हारा नज़दीक का कोई है क्या, या ऐसा कोई ऐसा है कि पक्का जो आदमी आज जिंदा है वो मिल सकता। वो जो भी इंफॉर्मेशन निकली वो नाम लेके फिर जैसा वो जो मोहल्ले में जा रहा, या फ़र्ज़ करो कि वो गाँव का रहने वाला है, तो सरपंच के साहब ये आपके गाँव का मैटर है, और ये मतलब सांडू बाप दगड़ू बाप कुछ भी अपना, या इस्माइल खान जुम्मन खान यहाँ रहते थे, ये रहते थे क्या, ये हज़रत का देहांत भी होगा, ये यहाँ के रहने वाले थे तुम्हारे गांव के। तो सरपंच में जाहिर सी बात है हिंदू लोग बोलो, आसपास लोग बोलते ना, और हाँ ये जुम्मन यहाँ रहते थे, वो चले गए थे पेट भरने को महाराष्ट्र के अंदर, यहाँ गरीबी थी, कुछ काम धंधा नहीं मिला था, तो चले गए थे। हाँ हम गवाही देते, हमारे बाजू रहते थे। वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे कि उनका खेत था, कि हमारे बाजू रहते थे, कि इधर रहते थे, या हाँ वो यहाँ पर। अब जाहिर सी बात है जब वहाँ के लोग गवाही देंगे कि भाई यहाँ रहते थे, फिर मतदान भी करते होंगे, ग्राम पंचायत में मतदान करते होंगे, वहाँ कहने का नाम मिलता। तो अब ये जॉइंट एक्शन कमेटी है, ये उनकी निगरानी के अंदर पंचनामा होकर रिपोर्ट महाराष्ट्र में आना कि भाई इनकी रिपोर्ट है, ये बाप दादा की जो इन्फॉर्मेशन दिया है सही बात है, ये बंदा बिल्कुल मतलब इसके पास ठीक है डॉक्यूमेंट आगे पीछे हो रहे, मतलब क्योंकि अब जाहिर सी बात है अब उनके माँ बाप बचपन में मर गए थे, 12-13 साल के मर गए थे, बाप ने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है, बच्चे के पास कहाँ से आएंगे डॉक्यूमेंट। लेकिन हमने अपने स्तर पर, यानी प्रशासन ने अपने स्तर पर जो मालूमात लिया, गोपनीय रिपोर्ट लिया, इसके अंदर ये बात सिद्ध साधी होती कि ये बंदा जो गवाही दे रहा है कि मेरे बाप दादा बिहार में फला गाँव में ग्राम पंचायत में रहते थे, बिल्कुल सही है। इसका पंचनामा रिपोर्ट कि ये इन्हें जो इन्फॉर्मेशन दिया है कि मेरे बाप दादा वहाँ के गाँव के रहने वाले थे, बिल्कुल सही है। गोपनीय रिपोर्ट अहवाल जो तो यहाँ के पुलिस कमिश्नर या कलेक्टर या जो भी इसका संबंधित विभाग होगा या इलेक्शन कमीशन, उनकी रिपोर्ट, मतलब वहाँ भी जो है तो अब ये रिपोर्ट आ रही, तो वहाँ की जो मुकामी सतह की जो है कमेटी, जॉइंट एक्शन कमेटी बनी हुई है, तो वो उनकी निगरानी में आना, ताकि मुसलमानों की आरोप ना लगे, मुसलमानों के बोलने का मौका भी, मतलब हम तो बोलेंगे ना अब कि अगर फ़र्ज़ करो ऐसा कुछ काम नहीं हुआ और अब कोई रिपोर्ट आ गई और फ़र्ज़ करो रिपोर्ट सही भी आ रही, तो मुसलमान के फिर नेता उस पर और राजनीति करेंगे, तो विधानसभा में पार्लियामेंट बोलेंगे नहीं मुसलमानों को जो है तो ज़बरदस्ती जो है तो बांग्लादेशी घोषित किया जा रहा है, यहीं के रहने वाले, ये देखो ये बच्चा क्या बोल रहा है, देखो ये आदमी क्या बोल रहा है कि मेरा बाप यहाँ का था, मेरा याद था। अभी बोलने छोड़े काम चलने वाला है, अभी कानून कैदी की बात आई और देश की सूरत जुड़ा हुआ मसला है, तो इसके अंदर हमको थोड़ा सब्र के साथ और तहम्मुल से चलना पड़ेगा। जैसा मैंने पहले कहा कि जान माल और वक्त देना पड़ेगा। अब ये 2 चीज़ लगेंगे यार कौम के दर्द में, तो लाखों मुसलमानों की समस्या हल हो सकती है। और पार्लियामेंट के ज़रिए अमित शाह जी आपको, मोदी साहब को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को बोलो कि बोला साहब पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी जॉइंट कमेटी बनाया जाए, ज़िला लेवल पर, तालुका लेवल पर, गाँव लेवल पर और वार्ड लेवल पर। अब जो लोग इधर के उधर चले गए, यूपी के लोग महाराष्ट्र में आ गए, तो वहाँ यहाँ की रिपोर्ट पुलिस कमिश्नर के बोलो, जिला अधिकारी बोलो, जो भी उसका कानून बनेगा, जो भी उसकी जांच पड़ताल होंगी, जैसा बोड़ा के मैं वहाँ रहता था तो पूरी उसकी बाज़ाब्ता वीडियोग्राफी बोलो या उसका पंचनामा जैसा करते अपन लिखते हैं, हाँ बोला और क्या और क्या और क्या और क्या, उसका सही सिग्नेचर जो भी लेके अपना वहाँ पर ऑनलाइन बोलो भिजा देने का। पुलिस थाना जो भी उसका क्षेत्र आता कि साहब ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है, इसकी जांच करो। अब ये इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकली तो वहाँ के पुलिस थाने का जो रहता है इंचार्ज, मतलब जो भी हमारे कमिश्नर साहब वहाँ के रहेंगे, तो उनका काम है कि वहाँ की जॉइंट एक्शन कमेटी बनी हुई है 15-20 लोगों की, उनको फ़ोन करना कि भाई महाराष्ट्र से जो है तो 100 मुसलमानों की ऐसी एप्लीकेशन आई हुई है कि वही गाँव के रहने वाले थे लेकिन वहाँ गए, चलिए हम आपके साथ जो है तो उसकी चौकसी करते हैं ताकि ये आरोप ना लगे।
प्रशासन पे या सरकार पे कि भाई मुसलमानों को जानबूझ के बांग्लादेशी घोषित किया जा रहा है। वो साथ में जाएंगे, बोलेंगे भाई महाराष्ट्र से रिपोर्ट आई है। हाँ, क्या रिपोर्ट आई है? हाँ, ये वो रिपोर्ट पंचनामा और जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, बात तो हो सकते हैं उनकी दस्तखत कि भाई ये 100 लोगों के नाम आए थे और ये सिद्ध पाए गए हैं। अगर या नहीं पाए गए हैं तो सरकार उसके ऊपर अपना एक्शन ले। ऐसा नहीं है, मतलब बोलने का मतलब क्या है कि इस तरह के हमको एक वातावरण देना पड़ेगा। इस तरह से हमको जो है तो हो सका तो हाई कोर्ट के ज़रिए से, सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से, मतलब भाई जांच का पैमाना कैसा करेंगे, हम जांचेंगे कैसा। अब वो बड़ा, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम पेट भरने महाराष्ट्र में आ गए थे, बराबर, एक कोई बंदा बोला कि हम पेट भरने महाराष्ट्र में आ गए थे, हम रहते बिहार में, या हम रहते यूपी में, या हम रहते पंजाब में, या हम रहते दिल्ली में, एक मिसाल जैसा। तो वहाँ का जो चेक करने का जो मियार है, जो सिस्टम रहेगा, वो पैमाना किस तरह करेंगे ताकि वो रिपोर्ट के ऊपर मुसलमानों की तंजीमें कहिए, लीडरशिप कहिए या मुसलमान कहिए, उनको इत्मीनान हो कि नहीं भाई ये रिपोर्टें आ रही हैं, ये जो जांच पड़ताल चल रही है, ये मुतमईन है, ये सही है और सही दिशा में ये मामला चल रहा है। तो इसके ऊपर आपको कुछ वकीलों के ज़रिए से और हम जॉइंट एक्शन कमेटी बनाकर हम कैसा काम कर सकते हैं और सरकार की हम मदद कैसे कर सकते हैं और सरकार से हम मदद कैसा लेते हैं। देखिए, इसमें हमारा रवैया, मुस्लिम तंजीमों का कहिए, इनका कहिए, हमारा ये होना चाहिए केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, कि हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको भी हमारी मदद करना पड़ेगी। आपको भी जो है तो इस काम के लिए एक अलग से विभाग का ये टेम्पररी 1-2 साल के वास्ते बनाना पड़ेगा। इसका एक स्पेशल, जैसा आईजी होते हैं, डीआईजी होते हैं, जो रिटायर कर्मचारी होते हैं, उनकी अध्यक्षता के अंदर, या रिटायर हाई कोर्ट के जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, एक हर जिला स्तर पर हमको एक ऐसा वो बनाना पड़ेगा ताकि वो रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के हमारे आदरणीय या सुप्रीम कोर्ट के, उनकी निगरानी में पैनल काम करेंगे, ये कमेटियाँ काम करेंगी, जज साहब उसकी निगरानी करेंगे। और कोई हम ऐसा आपको करना पड़ेगा क्योंकि देश की सुरक्षा का मसला है। देश की सुरक्षा से मतलब साथ साथ हज़ारों लाखों मुसलमानों जो अपने आप को एकदम एक डर का माहौल बना हुआ है ताकि उनको इत्मीनान हो। और जब तक मतलब कोई तरह की किसकी जांच चल रही है तो पेपर में या कोई सोशल मीडिया पे या मीडिया पे सबको ऐसा कानून भी बनाया जाए कि उसके बारे में कोई परखंडा न किया जाए। फ़र्ज़ करो औरंगाबाद के, फ़र्ज़ करो अगर 500 मुसलमान है, वो बड़े कम, जिसमें 250 बड़े हम बिहार के हैं और 250 बड़े हम जो है तो बंगाल के हैं, तो वह टीवी पे अखबार में छपना हो कि छत्रपति संभाजी नगर में 500 बांग्लादेशी पकड़े गए, इनके नाम ये है, उनकी जांच है, ये शक के दायरे में है। इससे एक हमारा जो एकता का माहौल है कहीं ना कहीं मुतासिर हो सकता है। जब तक कि रिपोर्ट नहीं आती, तमाम नेशनल मीडिया, हालांकि हमारे पास मीडिया चौथा स्तंभ का सिपाही है, चौथा स्तंभ हमारा माना जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन जब देश की सुरक्षा का मसला है और हमारे लाखों जो मूल निवासी है उनकी भी कहने की सुरक्षा का मसला है, तो इसके ऊपर थोड़ा संयम के साथ, थोड़ा धीरज रख के जो तो उसके ऊपर रिपोर्टिंग भी की जाए कि भाई ठीक है, मतलब छपे, पेपर में छपे, ये करें कि भाई उनकी जांच चल रही है, जांच पॉजिटिव आ रही है, उसको प्रकाशित करो कि यहाँ के जांच की गई पॉजिटिव, मतलब जो तो जो रिपोर्ट पूरी पॉजिटिव आई। ये सारी बातें हमको अच्छे ढंग से लेके चलना पड़ेगा। अगर हम सच में देश से, पूरे भारत देश से, जैसा सरकार का मंत्र है, सरकार की अपनी सोच है, विचार है कि हम पूरे भारत से एक भी घुसपैठियों को या एक भी बांग्लादेशी को हम पनपने नहीं देंगे, उसको यहाँ का रहवासी बनने नहीं देंगे और हमको खदेड़ के रखेंगे और कानून के दायरे में रहकर जो हमारा कानून बने हुए उसके अंतर्गत हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो ये मामला है। अगर आप ये चाहते हैं तो फिर आपको हर वो एंगल से आपको चेक जाना पड़ेगा कि जहाँ पर लाखों मुसलमान या उनकी लीडरशिप या कोई मजहबी तंजीमें, उनको ये मौका ना मिले कि भाई हमारे साथ ज़्यादती हो रही है या जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। बात सीधी सी बात है। अगर कोई अंतर्राज्यीय का मामला है तो हम जैसा पूरे भारत में अगर हम कमेटी गठन करेंगे तो जैसी रिपोर्ट आएंगी कि भाई ये फला है, कोई कह रहा है कि भाई मैं महाराष्ट्र का बंदा है, मैं कश्मीर पेट भरने को चले गया, अब हमारा देश आज़ाद है, कहीं भी रह सकते, उन्हें बोला ठीक है। अब वहाँ चल रहा सर्वे कश्मीर में, अब कश्मीर का मसला, कश्मीर बोला तब हमारा जहन में ज़्यादा क्या आता, बस पाकिस्तान के, पाकिस्तान घुसे हुए तो नहीं है। एक मिसाल जैसा थोड़ी देर के वास्ते एग्जांपल, ठीक है। अब कश्मीर में तुम कब से रह रहे? 15 साल से रह रहे। कहाँ रहते थे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ रहते थे? औरंगाबाद में, ठीक है। तो कश्मीर की जो वहाँ का जो ज़िला क्षेत्र आता है, थाना क्षेत्र आता है, वहाँ क्या पूरा उसका पूरा पंचनामा कि भाई वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि औरंगाबाद में कहाँ रहता था, उससे फिर थोड़ी एडिशनल मालूमात ले कि भाई आपके टाइम वहाँ कौन खासदार थे, कौन आमदार थे, या कोई कमिश्नर थे, कलेक्टर थे, थोड़ी सी एक नॉलेज कि भाई लगता है ना, बोलते ना हमारे ये आमदार थे, हमारे वो खासदार थे, हमारे ये नेता थे, हमारे वो बड़े बड़े मौलाना थे, या ऐसा थे, यहाँ से थे, या कोई जनरल नॉलेज की बात कि भाई आपके शहर में और क्या क्या चीज़ें मशहूर है, या आपने वहाँ क्या देखे हुए हैं। वो खुद बोलता है मैंने मकबरा देखा,
आप कहाँ रहते हैं? रोशन गेट में रहते थे। वहाँ से मकबरा कितनी दूर है? वो खुद बोलता है आधे घंटे का रास्ता है। ये सारी चीज़ें जो है तो हम जज कर सकते हैं कि भाई सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। ये सारी बात होती है। यहाँ के कमिश्नर साहब को रिपोर्ट कि साहब ये बंदा औरंगाबाद का बंदा कश्मीर में गया, उन्हें बड़ा मैं औरंगाबाद में रहता। कमिश्नर साहब का जो एक हमारे पास जो स्पेशल विभाग बना हुआ रहेगा, ये बनाना पड़ेगा कि वो टीम रात दिन उस पर काम करे। ठीक है भाई, कहाँ? रोशन गेट। हाँ ठीक है, वहाँ पर जैसा मैंने कहा कि 10-12 लोगों की एक्शन कमेटी, उसके अंदर 2 मुसलमान के इस्लामी तंजीम के जिम्मेदार, जो पॉलिटिकल हजरात, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के 2 बड़े जो रिटायर हमारे जो मतलब बड़े कलेक्टर साहब, ये कमिश्नर साहब, उनकी अध्यक्षता में वहाँ के जो हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जो रिटायर है, उनकी हम सहायता लें, उनको हम कहीं नियुक्त करें और उनकी निगरानी के अंदर करें कि हाँ साहब, और वो पंचनामा रिपोर्ट बना के पुलिस कमिश्नर के जरिए से हम कश्मीर भेजें कि साहब ये हमारी जो एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनी है, उसके अंदर हमारे मतलब खास बात ये है कि उसमें कलेक्टर साहब के मारिफत में 2 आदमी है, पुलिस कमिश्नर के मारिफत में 2 आदमी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी हम दिशा निर्देश मतलब गठन कर सकते हैं उसके अंदर वो भी आदमी है। यानी मेन लोग 6 सरकारी के 6 या 7 जो भी है, ये इनकी अध्यक्षता में रिपोर्ट तैयार हुई। और ये बंदा जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये बिल्कुल सही है, और ये हमारा भारत का मूल नागरिक सेवा है, भारत है। ठीक है, यस, चलेगी रिपोर्ट आई तो वहाँ पर दे देना, और उसके बाद फिर वो छोड़ क्यों दे रहे? बाज़ाब्ता उनको प्रमाण पत्र दो, पर ऐसा बड़ा प्रमाण पत्र दो जैसा अवार्ड देते ना भारत सरकार, ये उसको अवार्ड दो, मतलब उसको प्रमाण पत्र दो कि भाई उसके अंदर ये मेंशन करो। जैसा हम जाति का प्रमाण पत्र निकालते तो उसके अंदर पंचनामा भी होता, मतलब जिलाधिकारी जो मंडल अधिकारी रहते, जिलाधिकारी के मारिफत में जो अंडर में काम करते, वो जो है तो चौकसी करते कि तुम कहाँ रहते, वो आसपास के लोगों से पूछते। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, मंडल अधिकारी के ऊपर मैं जब मेरा जाति का प्रमाण पत्र बना था, मेरा वैलिड भी हुआ, तो मेरे घर पे जो है तो लोग आए थे मंडल अधिकारी कि भाई ये सही है क्या, झूठ है क्या। हमारे आसपास लोगों से पूछे थे कि भाई ये बूढ़े मोमिन है ज़ात के, ये सही है क्या, तुम उसको कब से पहचानते। तो हमारे जो पुराने थे हमारे पड़ोस में जो सरकारी नौकरी भी थे, मतलब वो पंचनामा उन्होंने गवाही दी, बाज़ाब्ता उनका आधार कार्ड लिए, उनका जो इलेक्शन कार्ड लिए, उनकी सही सिक्का लिए कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, ये कर। और पंचनामा रिपोर्ट जो है तो मंडलाधिकारी साहब ने तो कलेक्टर साहब को पेश करे। तो कलेक्टर साहब के मारिफत में जैसी रिपोर्ट सामने गई तो कलेक्टर साहब ने जो थे डिप्टी कलेक्टर साहब, उन्होंने आदेश करे कि भाई तो पंचनामा ये वो सर्व चौकशी झालेली आहे, संपूर्ण माहिती मतलब बरोबर आहे, खरी आहे, ते त्यानुसार त्या अनुषंगाने त्यांना जातीचे प्रमाणपत्र द्यावे, आदेशावरून हो गया। यानी मतलब इस तरीके से मतलब जब जांच पड़ताल होगी जाति प्रमाण पत्र दे रहे तो ऐसा जो है तो उनको सर्टिफिकेट दो, जिसकी जांच होगी ना तो उनको बड़ा सर्टिफिकेट देना कि भाई इनकी जांच हुई, और वो प्रमाण उसके अंदर 4-5-6 लिखना कि औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर का गोपनीय अहवाल, वो अहवाल का अगर कोई क्रमांक है क्या, ताकि भविष्य के अंदर कोई परेशानी ना हो, कोई इसको भी ये बंदे को परेशानी ना हो, और सरकार की भी नेटवर्क में बात रही वो नाम ये, और जो भी 4-5 चीज़ें मेंशन कर सकते जो हमारे देश हित में है, जो राज्य हित में है, वो 2-4 मेंशन करो और उसको सेटिस्फाइड करो। ये तरीका है। ये मैंने एक आम नागरिक, एक सच्चे भारतीय नागरिक होने के नाते, और चूंकि लाखों मुसलमानों के ऊपर एक जैसा शक शुबा किया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रोपगेंडा किया जा रहा है, तो भाई बोलने से काम नहीं चलेगा ना। अब भाई जैसा आपने किसी ने बोल दिया कि भाई औरंगाबाद एक मुसलमानों का बहुमूल्य शहर माना जाता है, ग्रीन फील्ड, इसके अंदर 500 बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, तब आपने तो आरोप लगा दिए, आपने तो बदनाम कर दिए, या बदनाम करने के चंद्र रच रहे। लेकिन वो 500 लोग अगर कुछ कहेंगे, कोई कहेंगे मैं बंगाल से आया था, कोई कहेंगे मैं बिहार से आया था, कोई कहेंगे मैं मतलब मैं यूपी से आया था, या पेट भरने आया था, हमारे पूर्वज वहाँ के हैं। तो जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बांग्लादेश के अंदर एक केस हुआ, अभी पेपर में आया, देखो सुप्रीम कोर्ट इस बारे में सख्त हुआ कि आपने उनको भेजे कैसा। एक केस ऐसा आया जो पेपरों में भी आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ लाओ, तुमने वहाँ पर उनको भेजे कैसा। उनको जैसा वो कह रहे कि हम भारतीय है, तो उनको जांच करो, उनकी पड़ताल करो और उनको अपनी बात रखने का मौका दो। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया बताया है। तो जाहिर सी बात है कि अब जब वो 1-2 केस है, लेकिन जब लाखों लोग रहेंगे तो सवाल ये है फिर उसको हम कैसा निपटेंगे। तो हम इसमें आज़ादाना तौर पर NGO की मदद ले सकते हैं, ऐसे NGO कि जिस पर मुसलमान भरोसा करें, ऐसे लोग जिस पर आम मुसलमान भरोसा करें। ये हमको इस तरीके से कुछ नेटवर्क, ये तो मैंने खाली अपने दिमाग से या अपनी सोच विचार से एक राय दिया हूँ, क्योंकि ये चीज़ होनी वाली है। जब होने वाली है तो भाई इसके अंदर हम और अच्छा क्या कर सकते हैं, ताकि सरकार का जो एक सरकार के दिमाग में जो बात आ रही है, सरकार के पास जिस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं, या कुछ लोग कह रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं कि वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तो हमको इस तरह से एक नेटवर्क बना के काम करने की ज़रूरत है।
और इस पर हमको सरकार को घेरने की ज़रूरत नहीं है कि सरकार मुसलमान साथ ज़्यादती कर रही है, वो अत्याचार कर रही है। इसके अंदर हमको बस संभल के संयम से सब्र से चलने की ज़रूरत है। बल्कि सरकार को ये बोलने की ज़रूरत है कि साहब पूरे भारत के अंदर, पूरे राज्यों के अंदर, पूरे ज़िलों के अंदर आप जांच कीजिए और एक ऐसा जॉइंट एक्शन कमेटी बनाइए कि जिसके अंदर कुछ मतलब पॉलिटिकल पार्टी के जो मुसलमान के जो नेता कहिए, कुछ कार्यकर्ता कहिए, कुछ ज़िम्मेदार कहिए कि जिनकी छवि अच्छी है और जो बिल्कुल मोतबर लोग हैं, जिस पे एक आम समाज का मतलब गांव का एक भरोसा जताते हैं, उसमें हमारी कोई हिंदू लीडरशिप भी है, उनको भी शामिल कीजिए। भाजपा के लोग हैं, सेना के लोग हैं, कुछ मुस्लिम तंजीमों के जो लोग हैं, ऐसी जॉइंट कमेटी बनाइए। और जॉइंट कमेटी के सामने पंचनामा हो रहा तो उसके अंदर दूध का दूध पानी पानी हो जा रहा, सीधी सी बात। लेकिन मसला क्या आ रहा, अभी जॉइंट कमेटी बनाना, सरकार को करना। अब सरकार को आपको बोलना पड़ेगा। आपको बोले तो ये मुसलमान के नेता है जो एक सरकार पे हमले कर रहे हैं या उन पे आरोप लगा रहे हैं, अब ये क्यों ना हमेशा एक धब्बा क्यों, जब यहाँ के भारत, भाई सीधी सी बात है, कोई मुसलमान का नेता कहिए, संगठन कहिए, वो इस बात के पक्ष में है क्या कि बांग्लादेशियों को यहाँ घुसने दिया जाए या उनको यहाँ की भारत की नागरिकता दी जाए? नहीं है। अब जाहिर सी बात है ये काम सरकार का है, ये सरकार की एजेंसियों का काम है। सरकार की एजेंसी काम भी कर रही है, धरपकड़ भी कर रही है, कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन जो मूल निवासी है या जो शक के दायरे में आने वाले हैं या आ रहे हैं या उन पर आरोप लग रहे हैं, तो भाई उनको अब शक के दायरे से बाहर कैसा लेंगे? तो कोई ना कोई तो कानूनी रास्ता निकालना पड़ेगा ना। अब ये मामला ऐसा छुड़ी गया, अब फ़र्ज़ करो 5 लाख चले गए कोर्ट के अंदर, अब कोर्ट कैसा तय करेगा? अब कोर्ट भी तो एविडेंस मांगेंगे ना कि भाई एविडेंस लाओ, ये लाओ, बाप का लाओ, दादा का लाओ। जब कोर्ट के सामने रहेंगे तो जज साहब भी फैसला देंगे। लेकिन सवाल ये है कि हम कितने केस को हैंडल करेंगे। इसके अंदर से फिर मैं ये कहूँगा कि स्पेशल इसके लिए एक ऐसा क्या बोलते हैं कि इमरजेंसी के तौर पर साल 2 साल के वास्ते एक ऐसी स्पेशल बेंच बनाया जाए कि जिसके अंदर इसी तरह के केस सुने जाए और इसके इसी के पे निपटारा हो। एक इमरजेंसी के तौर पर जो रिटायर्ड जज रहते हैं उनकी निगरानी में एक ऐसा पैनल टाइप में कोर्ट के अंदर सेक्शन ऐसा बनाया जाए कि जिसके अंदर इसी टाइप के केस आए और इसी टाइप की सुनवाई एकदम युद्ध स्तर पर चले। एक ही दिन में 25-25 केस हैंडल हो रहे, ऐसा नहीं तारीख आ रही, वो तारीख आ रही, साल चल जा रहे, क्योंकि देश की सुरक्षा जुड़ी हुई है। हमको जान माल लगाना पड़ेगा, अधिकारियों को भी अपने जान वक्त में लगाना पड़ेगा, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और हम अपने देश से घुसपैठियों को पाक करना चाहते हैं। समय तो आपको भी देना पड़ेगा, संघर्ष तो आपको भी करना पड़ेगा, थोड़ा वक्त का, समय का बलिदान तो आपको भी देना पड़ेगा। तो सब मिलकर अगर काम करेंगे तो हमारा देश बहुत मजबूत बनेगा, बहुत सुरक्षित बनेगा। और जब घुसपैठियों से पाक की तमाम भारत की रिपोर्टें जब पाक हो जाएंगी और जो घुसपैठिए आए वो पकड़ के जब डिपोर्ट हो जाएंगे या सरकार की तरफ से काम ख़त्म कर देंगी, तो जाहिर सी बात है फिर आम उसके बाद का जो माहौल पैदा होगा वो खुशगवार पैदा होगा। फिर कोई आरोप नहीं लगेगा कि बांग्लादेशी है, कोई ये नहीं कहेगा कि घुसपैठिया है। मतलब ये आने वाले वक्तों में, ये वक्ती दोस्तों परेशानियाँ ज़रूर होंगी, लेकिन आने वाले वक्तों में यानी 10-20 साल के बाद जो है तो ये यहाँ के जो आने वाली नई नस्लें हैं ये खुशगवार माहौल में, एतमाद के माहौल में, पुरसुकून के माहौल में जन्मेंगी, पनपेंगी, बड़ी होंगी और समाज के साथ, देश के साथ ये आगे बढ़ेंगी। इनका विकास भी होगा। ये जो है तो मादर वतन के साथ जैसा जीते हैं, मरते हैं, उसके लिए इस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन मैं फिर आखिरी में जाते जाते कह दूं कि इसके ऊपर हमको पूरे इंडिया लेवल के ऊपर, जैसा मैंने आपको पिछले अभी 10 मिनट पहले उदाहरण दिया, हमको ऐसा कुछ गांव सतह पर, जैसा उदाहरण एक गांव है, एक गांव की आबादी 15,000 है, ठीक है। महाराष्ट्र में गांव की आबादी 15,000 है। अब 15,000 में 5,000 मुसलमान के, 5,000 मुसलमान है, मतलब 200 घर मुसलमान के। अब 200 घर के अंदर 25 लोग ऐसा बोले कि भाई हमारे पूर्वज जो है तो यूपी में रहते थे या बंगाल में रहते थे। अब बंगाल रहते हो दिमाग में क्या आ रहा, बांग्लादेशी, ये बंगाल बोल दिया नहीं, ये बांग्लादेश से आया हूँ। एक मिसाल जैसा ये आसाम बोलते क्या आ रहा, अब बांग्लादेशी का आसाम से तो नहीं आया, आप बांग्लादेश से घुस के तो नहीं आया, इधर से आया। तो हमको फिर वो 200 घर अगर ये बोले कि हम इधर आ गए थे, पेट भरने को आ गए थे, हमको यहाँ का माहौल अच्छा लगा, हमने यही अपनी प्रॉपर्टी खरीदे, ये करे वो करे ये करे, तो भाई उसकी तो जाँच करना पड़ेगी ना। अब उसकी जाँच नियंत्रण कौन करेगा, सरकार ही करेंगी। अब सरकार की वहाँ से रिपोर्ट आएंगी तब जाहिर सी बात है वो रिपोर्ट के ऊपर कोई शक ना करे, वो रिपोर्ट के ऊपर कोई राजनीति न करे, वो रिपोर्ट के ऊपर सरकार के कामकाज पे कोई गंदी राजनीति ना हो, कोई आरोप ना लगाए, तो सीधी सी बात है फिर वो जो 200 घर एग्जाम्पल जैसे दे रहा, 200 घर बोले कि भाई कोई बोला कि भाई 50 घर बोले का बंगाल में रहते थे। बंगाल में कौन से ज़िले में रहते थे, थोड़ी देर के से मुर्शिदाबाद में रहते थे, ठीक, मुर्शिदाबाद में रहते थे क्या, तो मुर्शिदाबाद की जॉइंट कमेटी है, वहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं वो उनका ना पंचनामे की रिपोर्ट कि भाई हाँ भाई ये जो गवाही दे रहे हैं इनकी पूर्वज यहाँ रहते थे, बात सही है। उसमें हमारे जो उस इलाके के जो मतलब कमिश्नर साहब कहिए या पीआई साहब कहिए, पुलिस कमिश्नर के अधिकारी कहिए, जिलाधिकारी कहिए, उनकी देख रेख जॉइंट एक्शन कमेटी जो है तो पंचनामा की रिपोर्ट यहाँ फॉरवर्ड कर दे कि हाँ भाई ये इनकी रिपोर्ट सही है, ये बिल्कुल सही बोले, खत्म होगी बात। तो इसकी हमको बहुत अलग से यंत्रणा पे तैयार करना पड़ेगी। खाली ये बोलेंगे कि हम घुसपैठियों को पकड़ेंगे और पकड़ के देश वगैरह करेंगे तो मुँह का खेल थोड़ी है, बच्चों के खेल थोड़ी है, ये आसान काम थोड़ी है
कि जो अब जाहिर सी बात है, फिर जो मुसलमान के पूर्वजों ने अपने देश का बलिदान, उनके पूर्वजों ने अपना खून का बलिदान दिया, फांसी पे लटके अपनी शहादतें दी, तो उनका तो खुद खौलेंगे ना कि हमारे बाप शहीद हो गए, हमारे बाप ने तो फौज में थे, तो अब जाहिर सी बात उनको तकलीफ होगी ना। तो हमको ये तमाम बातों को, सरकार का भी काम है कि इस बात को पूरे एंगल से देखते हुए हमको ऐसी यंत्रणा कायम करें ताकि जो मूल निवासी है, जो हमारे पक्के भारतीय है, उनको बहुत अच्छे अंदाज से, हमारे निष्पक्ष तरीके से और बस साइलेंस जोन के अंदर, इस पर कोई राजनीति ना हो, कोई टीवी पे, समाचार पत्रों पे उनका कोई एक्ट बनाया जाए, उनको कहा जाए कि जब तक कि सरकार की तरफ से स्पष्ट रिपोर्ट नहीं आ जाती कि भाई इतने बांग्लादेशी पकड़े गए, तो वही रिपोर्ट को आपने प्रकाशित करना। जांच चल रही है, जांच करो, लेकिन उसको इस तरह से पेश मत करो कि घुसपैठिया घुस गए हैं, अब इनकी खैर नहीं है। इस तरह के टीवी पे चलने में क्या होगा कि हमारा जो यहाँ का हिंदू मुस्लिम का, गंगा जमुना तहजीब का जो कल्चर है वो कहीं मुतासिर ना हो, कि बिदार वतन जो है तो अपने हमसाया जो मुसलमान हैं उनको शक की निगाह से न देखे कि साला ये कि बांग्लादेशी नहीं हो सकते। तो कहने के इससे हमारा जो इत्तेहाद है, जो हमारा प्रेम है, जो सद्भावना का है, ये वातावरण कहने कि इसके अंदर कोई दरारें पड़ सकती हैं। तो हमें हर एंगल से देखना पड़ेगा कि हमारी एकता भी भंग ना हो, हमारा वातावरण भी ख़राब ना हो, लाइन ऑर्डर भी ख़राब ना हो, और आम लोग जो मुसलमान हैं उनको भी शिकायत का मौका ना रहे कि हमारी जांच बराबर नहीं हुई। जब इस तरीके से हम कुछ काम करेंगे तो हम समझते हैं कि ये जो काम पूरा भारत की प्रक्रिया करने को, जहाँ तक मैं समझता हूँ एक नागरिक के तौर पर, क्योंकि मैं भी मीडिया पर्सन हूँ, मेरे को भी थोड़ा बहुत समझता है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कम से कम पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से हमको 5 साल लगेंगे, बहुत बारीकी के साथ। 5 साल के बाद हम कह सकते हैं कि हमारा भारत घुसपैठियों से पाक हो गया है। हमने सबकी जांच की है, जो पकड़े गए हैं सरकार ने उस पर कड़ा एक्शन लिया है, उनको सजाएं दी है, या जो एक क़वानीन होते हैं एक दो मुल्कों के बीच में उसके तहत उनकी कार्रवाई हुई है। लेकिन जो बाकी जो लाखों करोड़ों लोग हैं ये यकीनी तौर से हमारे मूल निवासी है, ये हमारे भारतीय हैं, ये तिरंगे को सलामी देने वाले हैं, ये भारत के लिए जीने मारने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है जब इस तरह का वातावरण तैयार हो जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर हमारा देश बहुत तेज़ी के साथ, बगैर जातिवाद के, बगैर इस आरोप लगा के, हम विकसित भारत की तरफ और ज़्यादा बढ़ेंगे। दुनिया की हम बहुत बड़ी शक्ति बनेंगे। जब हम झंझटों से आज़ाद होंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर हमारे पास बचते क्या काम, सिर्फ विकास, डेवलपमेंट, हमारे शहर का, राज्य का, इस सत्य से हम बहुत आगे से बढ़ सकते हैं। बहरहाल एक अच्छे नागरिक होने के नाते मेरे मन में कुछ सुझाव थे, तो सोचा कि चलो भाई मुसलमानों के ज़िम्मेदारों के सामने, हमारे इस्लामी तंजीमों के सामने रख दूँ कि इसके बगैर पर्याय नहीं है, इसके बगैर आप पर्याय ही नहीं है, इसके बगैर आप कुछ और करेंगे तो मुश्किल में आ जाएंगे। तो इसके अंदर फिर सवाल खड़े होंगे, सवाल में राजनीति होंगी, राजनीति में लड़ खराब भी हो सकता है, कुछ दंगे भी हो सकते हैं, फिर डिटेशन कैंपर में अगर ले जा रहे लोग, और ये भी इस तरह का प्रावधान है जब तक के कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं आती डिटेशन कैंप में डाल रहे क्यों? जब वो खुद बूढ़े, हम 20 साल से रह रहे, 30 साल से रहे, उनका आधार कार्ड है, बाल बच्चे है, घर है, तो कहाँ भाग के जाने वाले हैं? भाग के थोड़ी जाने वाले, कहीं नहीं जाने वाले जब तक कि इनकी रिपोर्ट नहीं आती। हाँ, रिपोर्ट अगर मशकूक है, लगता है कि भाई नहीं कि इनकी शक के दायरे में, तो ऐसे ही लोगों को बाज़ाब्ता, जैसे मैंने कहा जॉइंट एक्शन कमेटी है या जो भी है, एक अच्छा ऐसे कानून से इनको हम रवाना करें ताकि आम मुसलमानों की एक तासुर ना फैले, मीडिया के माध्यम से बोलो या और कोई ज़राए से बोलो, राजनीतिक ज़रिए से बोलो कि मुसलमानों पे एक ज़्यादती हो रही है, कि हिंदुत्ववादी सरकार है, सरकार पे भी जो तो हमले ना हो, सरकार पे भी कोई गंभीर आरोप ना लगे और सरकार का भी कामकाज अच्छा चले। तो हम समझते हैं कि हमें बहुत बेहतर तरीके से और हम क्या कर सकते हैं, हमको करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर हमको तमाम राज्य सतह पर, ज़िला स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे बड़े बड़े उलमाए दीन हैं, बड़े बड़े वकला हजरात हैं, तो वो हम कुछ ऐसा हम पैनल ज़रूर तैयार करें कि सरकार की मदद हो। सरकार को खुद बोले कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन सरकार को बोले कि भाई इसके अंदर आपका भी योगदान है। जैसा फिर आपको उदाहरण दे दूँ कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे बाप दादा के दादा यूपी में अटके हुए हैं, तो वहाँ की तहसील को, यहाँ की तहसील का ख़तर पता जाना चाहिए कि इनका जो भी 7/12 महसूल विभाग का इनका जो बाप दादा का कागज़ है ऑनलाइन भेजा जाए। तो अब ये जाहिर सी बात है वहाँ के अधिकारियों को काम पे लगना पड़ेगा, तो काम पे लगना पड़ेगा तो वक्त लगेगा, सब कुछ लगेगा। तो आप सरकार के भी काम है, आप सरकार से विनती कर सकते हैं कि साहब इसके अंदर भी आप पूरा योगदान दो, ताकि हमारे कोई मूल भारतीय जो हमारे मूल निवासी है उनके अधिकारों का हनन ना हो, उनको कोई तकलीफ़ ना हो, उनको कोई उनका दिल ना दुखे, उनका कोई तरह का अपमान भी ना हो कि वो मूल निवासी है, भारत के लिए जीते मरते हैं और उनके ऊपर कोई आरोप लगा रहे हैं। ये भी एक अपमान की जनक बात है, ये भी दिल टूटने वाली बात है। बहरहाल इस तरह के मेरे सुझाव थे, इस तरह की मेरी बातें थी। उम्मीद है कि तमाम लोग इसके ऊपर, और मेरे से बेहतर अगर आपके जहन में कुछ बात आती होंगी तो काम पे लगिए, सरकार को घेरना बंद कीजिए, क्योंकि ये काम होने वाला है, रुकना नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, और कई अब मुस्लिम तंजीमों का भी काम है कि भाई आप, हमारे पास चंदे का, सदक़े का, ज़कात का निज़ाम है, और गरीब लोगों के हम कुछ अगर हम मदद कर सकते हैं स्थानीय तौर पर, ऐसा कोई बॉन्ड एग्रीमेंट है, कुछ ये है, कुछ वो है, करना पड़ेगा ना। जैसा हम जेलों में चल जाते
तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ते, लाखों रुपए लगाते ना। तो इसके लिए हम एक अच्छा हम क्या कर सकते हैं, ताकि स्थानिक तौर पे अगर हम वो वाकई परेशान है लेकिन कागज़ के लिए परेशान है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, सरकार से बात कर अधिकारियों से बात कर कोई हमको आ रहा है जो तलाशना पड़ेंगे। और तुम ये बोलेंगे कि भाई हमारे बाप दादा ने खून दिए थे और हम ये पढ़े, और कौन बोलता है हमारे किसके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है और ये थोड़ी है। अभी डालेबाजी, ये जो जज्बाती बातें अभी चलने वाली नहीं, क्योंकि पानी वो सर से ऊपर हो गया। इसके अंदर जो था जिस संख्या में, बड़ी संख्या में बांग्लादेशी पकड़े गए और सरकार ने उनके ऊपर कार्रवाई करी, तो जाहिर सी बात है कि शक उठना लाजमी है। और उस शक को हम कैसा दूर कर सकते हैं, खुद मुसलमान के जिम्मेदार ये आपको पहल करना पड़ेंगी। और उसके लिए बेहतर रास्ते जो भी तलाश हो सकते हैं, हमें सरकार के साथ काम करते हुए, ज़िला इंतज़ामिया के साथ सहयोग करते हुए हमें आगे बढ़ेंगे। तो इसका असर बिरादर वतन पे भी जाएगा कि यार यहाँ के मुसलमान के नेता खुद आगे बढ़ के हमारी मतलब घुसपैठे को ढूंढने मदद कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर फिर बड़े मुसलमानों पे कुछ मामला नहीं उठेगा, और कहीं ना कहीं हमारी मजबूती, जो जैसा मैंने कहा कि हमारी भाईचारे की, उसमें और इजाफा होगा, और उसके ऊपर जो मुसलमान जो है उनका भाईचारा और बढ़ेगा। ये एक बात थी, एक सुझाव था एक अच्छे नागरिक तौर पे। उम्मीद है कि इसके ऊपर आप गौर फरमाएंगे। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।